तो मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि इंडियन मार्केट में 2 सीआर लगाना चाहते हैं, ग्लोबल कनेक्शंस हैं, इसकी जो फेयर वैल्यूएशन है इसके कैश फ्लो के बेसिस पर आपको इसका एक पोर्टफोलियो जल्दी लॉन्च कर देना चाहिए, है ना? तो आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। क्या ये फ्यूचर का बिजनेस है? प्रॉब्लम क्या होती है? ओवर ओनरशिप। मुझको थोड़ा डाउट है। एफडी के रिटर्न से कम रिटर्न थी तो फिर धड़ाम से क्रैश हो गया तो क्या होगा? किसका फायदा होगा? तो क्या हमें खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। 30-40% गिर गया है। लेटर पार्ट ऑफ द डे में एक हमें सेल ऑफ भी देखने को मिला। सर 2024 तक हर किसी ने खूब पैसा कमाया, बट 2025 उतना खास नहीं रहा इन्वेस्टर्स लोग के लिए। तो क्या 2026 इन्वेस्टर के लिए लकी साबित होगा? देखो 2020 से 2023 तक 2020 से लेकर 2023 तक बहुत सारा पैसा मार्केट में आया लिक्विडिटी की वजह से और ये जो भी स्टिमुलस वगैरह दिया गया उसकी वजह से, और उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टॉक मार्केट्स में आया जिसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में रैली हमें देखने को मिली, इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे मार्केट्स की अगर बात करें, अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स को पिक करेंगे उसमें 97% स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसके 3/4 स्टॉक्स ने 75% स्टॉक्स ने 50 to 80% का रिटर्न दिया। तो लोगों ने खूब पैसे कमाए। मतलब जिसने भी जिस स्टॉक पे हाथ रखा वो सोना बन गया। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक मार्केट ने इजी मनी इन्वेस्टर्स को दिया, और जिन लोगों ने भी उन्हें देखा वो भी मार्केट्स में आए। और जो लेट एंट्री के लोग आए 2024 में, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। उनको ज़बरदस्त लॉस इस वक्त पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने जो 2020, 21, 22 में घुसे, उन्होंने और मार्केट में पैसे लगाए, उनके रिटर्न्स भी अब काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखे। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए। जितना बुक किया उससे ज़्यादा लगाया, यही सिचुएशन है, और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। अब 2025 का जो साल था, 2024 के बाद से हम देखें तो ये एक रियलिटी चेक था। भाई मार्केट बोल रहा है कि ठीक है, आपने 2020 के जो लोज के बाद से कंपनी में ग्रोथ दिखाया, इकॉनमी में ग्रोथ दिखाया, तो हमने आपको वैल्यूएशन दी। लेकिन अब आपकी प्राइस इतने हाई लेवल पर चल रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जो कि वो कंपनीज नहीं दिखवा पा रही हैं, जिसकी वजह से उन कंपनीज को मार्केट पनिश कर रहा है। उनकी पीई में सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। उसमें से 2 स्टॉक्स आप जाके चेक कर लीजिए, तेजस नेटवर्क और ट्रेंट। तो इनके पीई में ड्रॉप देखने को मिला, और ये 2 आइसोलेशन में नहीं है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे। तो अब 2025 में सीधा मार्केट का सीधी बात है, भैया आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो। तो अब 2026 में भी वही हमें देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट उन्हीं कंपनीज के प्राइस को ऊपर ले जाएगा जिसमें हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, जो कंपनी अपने टेक्नोलॉजी में कैपेक्स में ग्रो करवा रही है, या जो इनोवेशन नई चीज़ें निकाल रही है। मार्केट्स उन्हीं को फेवर करेगा और वही स्टॉक चलेंगे। तो वो जो एरा ऑफ इजी मनी था कि कोई भी स्टॉक पकड़ के पैसे लगा लो, पैसे बन जाएंगे, अब वो एरा आने वाला नहीं है। ओके सर, इसी से रिलेटेड 2 सवाल है। एक तो ऑडियंस का कि तो सर क्या इंडियन स्टॉक मार्केट से अभी के लिए एग्ज़िट ले लिया जाए? और दूसरा मेरा कि म्यूचुअल फंड में अब क्या करें? ओके देखिए, एग्जिट करने का सवाल नहीं है। पहली बात आपको देखना है कि आपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक भर रखे हैं। अगर आपके वो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं और हाई पीई पर ट्रेड हो रही थी फ्यूचर्स अर्निंग के एंटिसिपेशन में, तो उसमें एक्सपोजर को हमें कम करना चाहिए। आइडियली आज के दौर में हमें पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए? पहला कि भाई आप 4-5 सालों से प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हो। दूसरा कि कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल कनेक्शंस हैं, आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो या बाहर की कंपनी का आपके
कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी मतलब जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं उन्हें ही हमें रखना चाहिए और थोड़ा पैसा हमें कैश में रखना चाहिए ताकि नीचे के लेवल पर हम दोबारा से खरीद सके अच्छी कंपनीज को। तो अब ये जो पहले जो कंपनी चली, आप ये सोच रहे हैं कि 2020 से 2023 तक ये कंपनीज चली थी, अब उसमें करेक्शन आ गया, अब वो चीप हो गया, अब मैं खरीद लेता हूँ, ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। आपको लोअर लेवल पर तभी आपको खरीदना है जब आपको पता चले कि नहीं ये स्टॉक सही फेयर वैल्यूएशन पर आ गया है, फेयर प्राइस पर आ गया है, तभी आप लें। सिर्फ इसलिए ना लें कि कोई स्टॉक 30-40% गिर गया है और मैं पोर्टफोलियो में उसे और ऐड कर लूँ, क्योंकि वो और भी नीचे गिर सकता है। तो अभी अगर आप पोर्टफोलियो में स्टॉक रख रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, सोच समझकर उसके फंडामेंटल्स, उसके वैल्यूएशंस को देख कर रखें, और अगर आप डाउट में हैं तो उसको नीचे के लेवल पर खरीदने के लिए थोड़ा कैश रखें। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं बेटर है कि उन्हें निकाल दिया जाए। और जहाँ तक देखिए म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का अगर आप एक साल में रिटर्न देखें तो बिलो एवरेज है। ओके, अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे फ्लेक्सी कैप के करीब 1% के आसपास है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है, 6% का रिटर्न है। मिड कैप जो फंड्स हैं फ्लैटिश हैं, 1% से कम का रिटर्न एवरेज रिटर्न है। और अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो 8% का नेगेटिव रिटर्न है। अब क्या म्यूचुअल फंड्स 2025 में उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या 26 में करेंगे? मुझको थोड़ा डाउट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि वही इंडियन मार्केट में वही कंपनीज चल रही हैं जिनमें ग्रोथ है, जिनमें ग्रोथ नहीं है मार्केट्स उनको पनिश कर रहा है। सो मैं एक डेटा आपको शायद शेयर करता हूं कि 80% स्टॉक्स इंडियन मार्केट में उन्होंने एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं किया, एफडी के रिटर्न से कम रिटर्न दिए। अब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि तो बहुत स्टॉक्स खरीदते हैं, ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो जब आपके 80% स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कर जाएंगे? तो अगर आपने किसी अच्छे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और उसके फंड पे लगा रहे हैं तब तो कुछ अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इन जनरल मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स मॉडेस्ट रिटर्न देंगे। वैसे भी देखिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को इंडियन मार्केट में थोड़ा टोन डाउन कर देना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि अगर हमें 10-12% रिटर्न भी मिल जाए तो हमें खुश होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़े एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। और देखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैं बोलता रहता हूँ और काफ़ी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं
उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर कुछ दिनों पहले आपने ग्लोबल स्टॉक्स के बारे में बात किया तो काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पे। अब सर लोग इसका डिटेल्स पूछ रहे हैं अभी, तो आपको इसका एक पोर्टफोलियो जल्दी लॉन्च कर देना चाहिए, है ना? हाँ, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को इतना इंटरेस्ट इसमें होगा। और देखिए ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर हम 10-15 साल की स्टोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है बाहर की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में ऐसी स्टोरीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि कैसे आपके साथ वो अपडेट्स, वो डिटेल्स शेयर कर सकें। मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। लेकिन सर ये भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑप्शन रखना। देखिए, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स को फेवर करें, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग है तो एक तो ये लॉन्ग टर्म है, ये 10 साल का हमें व्यू रखना पड़ेगा। अब 10 साल में देखिए प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, देयर कुड बी अ मेजर क्रैश ऑल्सो। सो पहली बात तो ये है कि आपको तभी ये कंसिडर करना चाहिए कि जब आपके पास रिस्क एपेटाइट हो, यानी कि आप अपने सेविंग्स का एक छोटा पोर्शन लगाते हैं जिसे आप 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, कम कैपिटल लगाना चाहते हैं, तो फिर हम ज्योग्राफिकली उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एशियन मार्केट्स होते हैं वहाँ पे लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, और बाकी यूएस, यूरोप में आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो एक तो ये थोड़ा चैलेंज है, तो मोस्टली आपको फिर सिलेक्ट मार्केट में ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हमें वैसे ही स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो बड़े शेयर हैं जिनका प्राइस $800-900, $1000 है, वो तो नहीं ले पाएंगे छोटे इन्वेस्टर। तो थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, और हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो छोटे वैल्यू के हों, $10, $15, $20 इस टाइप के वैल्यू के हों, ताकि छोटे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकें। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे फंडामेंटली साउंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही हम पोर्टफोलियो में डालें। कम हो लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो डिटेल्स जब हो जाएंगे रेडी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर एक और ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। भरत जी पूछ रहे हैं कि हाय गुड मॉर्निंग, नीड टू नो व्हाट शैल बी द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 4-year इन्वेस्टमेंट फॉर 2033 आउटलुक। Are you hopeful for Indian stock market for favorable outcome? Wish to deploy 2 CR for 4 years. ओके, देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट में 2 CR लगाना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये नहीं कि मेरे पास फंड है, फटाफट किस में लगाऊं और 15-20 स्टॉक की लिस्ट बनाई और सारा पैसा लगा दें। पहली बात तो ये नहीं करना है आपको। ओके, सो अगर आप लगा रहे हैं इंडियन मार्केट में तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। पहला, 5 साल से कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। दूसरा, कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तीसरा, इनका बिजनेस अगले 10 साल तक चलेगा। हमें ऐसे बिजनेसेस पे नहीं लगाने हैं जो कि अगले 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो बिजनेस को देखना है। और चौथा, कि जिनका
मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है, अच्छा मैनेजमेंट है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, तो ये कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसी स्टोरीज खोज पाएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आज के टाइम पे इतना आसान नहीं होगा कि आप 2 करोड़ रुपए आसानी से लगा लेंगे। आपको स्टॉक ही बहुत कम मिलेंगे जो फेयर वैल्यूएशंस पर है, तो फिर आपको बड़ी पोजीशन स्टॉक में बनानी पड़ेंगी, विच आई वुड नॉट रेकमेंड। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 20 से 30 अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उसमें लगाना चाहिए, और उन्हीं सेक्टर्स में लगाना चाहिए जिसमें अगले 10 साल तक ग्रोथ आएगी। और जब आप ऐसी कंपनीज में पैसे लगाएं जो कि प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, वहाँ एक्सपोजर बहुत कम रखें, ना बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। बाय द वे सर, पोर्टफोलियो में नया स्टॉक ऐड करने का बात कर रहे थे आप, तो कब डालेंगे, कोई अपडेट है इस पे? तो आइडेंटिफाई कर लिया है, बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे कि सर ये कैसे डाल दिए। तो आइडेंटिफाइड है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 4-5 दिनों के अंदर ही करके आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँ। सर वैसे आईटीसी में काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गई है, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? तो देखो, आईटीसी टाइप के स्टॉक में प्रॉब्लम क्या होती है, ओवर ओनरशिप की। भाई किसी से भी आप बात करो, हर किसी ने आईटीसी खरीद के रखा हुआ है। फंड हाउसेस से बात करो, वो भी खरीद के रखा हुआ है। रिटेल वाला तो खरीद के रखा हुआ है। तो भाई जब सबने खरीद लिया, आपसे कौन खरीदेगा? तो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि जब भी कोई एक ट्रिगर आता है नेगेटिव, स्टॉक कोलैप्स हो जाता है। अब देखो, यही आपको कुछ गिने चुने नाम मिल जाएंगे, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सारी ये हालत है, ओवर ओनरशिप। तो अभी ट्रिगर क्या था कि भाई ट्रिगर टैक्सेशन का इशू था, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है सिगरेट का। और ये भी देखिए थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा ऑड लगता है कि आप सिगरेट पर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, कोई बात नहीं है, बाकी क्यों छोड़ा जा रहा है? गुटखा है और ये अल्कोहल है, उनको भी तो आप करना चाहिए ना, आप सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को पनिश किए जा रहे हैं। साथ में आईटीसी के पास बहुत, अगर देखें उनके होटल्स को तो उन्होंने अलग कर दिया। एफएमसीजी की हम जानते हैं हालत क्या है, पिछले 1-1.5 साल से डाउन है, और इमीडिएट रिकवरी के चांसेस भी कम है। पेपर का बिजनेस भी उनका डाउन है, वो जीएसटी वीएसटी का इशू वहाँ पर भी है। तो ओवरऑल स्टॉक में क्या है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में है नहीं, एवरेज ग्रोथ 1-2 साल तक, और साथ में उनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उसको पनिश कर दिया। वैसे आप देखो तो सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और पास्ट में भी हमेशा से होता है, वापस से रिकवरी भी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि सिगरेट के सेल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, 1-2% का शायद पड़ जाए, क्योंकि जिसे पीना है वो तो पिएगा हर प्राइस पे। तो आईटीसी के फंडामेंटल्स में 2 साल पहले और आज में मैं कोई मेजर चेंज नहीं देखता हूँ। इट्स गोइंग टू बी द सेम। ओके, अब इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं, देखो ये स्टॉक अभी मुझे लगता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट ये अभी इन्वेस्टर को और पकाएगा। इस स्टॉक की हिस्ट्री है कि चढ़ता है 2-3 साल और फिर पकाता है 6-7 साल। ओके, तो शॉर्ट टर्म में तो कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करना नहीं है। फंडामेंटली साउंड कंपनी है, कैश रिजर्व है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बड़ा हाथी है, कितना ग्रो करेगा। इसकी जो फेयर वैल्यूएशन है इसके कैश फ्लो के बेसिस पर 400 रुपीज़ के आसपास है, प्राइस उससे नीचे आ गया है। तो क्या हमें खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट गेन्स। आप सही प्राइस पर स्टॉक खरीद रहे हैं, ये मत उम्मीद करिए कि 1 साल में ये एफडी के रिटर्न को बीट कर देगा, या 2 साल में एफडी के रिटर्न को बीट कर देगा। कर भी सकता है, क्योंकि आप लो वैल्यूएशन पर ले रहे हैं और इनको बिजनेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये एक, जिसे कहूँ, मैं ये कहूँगा कि ये आपके पैसे नहीं डुबाएगा लॉन्ग टर्म में, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको मालामाल कर देगा। सर अंत में मार्केट की बात कर लेते हैं। आज तो ज़बरदस्त रैली देखने को मिली हम लोग को।
तो क्या मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है? तो ये ऐसा लगता है मार्केट में एक नया गेम शुरू हो गया है। क्या है गेम? आज का अगर आप मार्केट देखें, देखिए बहुत अच्छी रैली आज देखने को मिली। कल कल थोड़ा मार्केट प्रेशर में शांत लग रहे थे, आज उसका उल्टा देखने को मिला। और अगर आप मार्केट में देखेंगे आज क्या देखने को हमें मिल रहा है कि दो सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक ऑटो और दूसरा पीएसयू। तो ऑटो तो देखो काफ़ी टाइम से अच्छा ही कर रहा था जब से जीएसटी के कट्स अनाउंस हुए हैं। आज उसका डेटा भी आया है। 26% दिसंबर में ईयर ऑन ईयर गेन हुआ है। ईयरली बेसिस पर करेंगे थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो ठीक है, जीएसटी के बाद उसमें पिकअप हुआ है, साथ में फेस्टिव सीजन भी था, हम जानते हैं। 26% हुआ है। मारुति में सबसे ज़्यादा गेन हुआ है, 40% से भी ज़्यादा का उनके सेल्स में। तो ऑटो सेक्टर का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन जो गेम है, गेम ये है कि अब एक नया मार्केट में नैरेटिव आ रहा है, बजट भी आ रहा है, उससे भी ये रिलेटेड हो सकता है कि पीएसयू डाइवेस्टमेंट का। तो अगर आज पीएसयू सेक्टर को देखेंगे, वहाँ पे अच्छा हमें राइज देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स में भी 1.5% देखने को मिला। लगभग सभी पीएसयूज आप देखिए, एनटीपीसी हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये मेटल की कंपनी, कोल इंडिया द टॉप गेनर। ओके, सो इसका ट्रिगर क्या है? इसका ट्रिगर ये है कि आईडीबीआई को डाइवेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, मतलब बिड्स मंगाए हैं। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो इससे पीएसयू सेक्टर में एक तेजी का माहौल बन गया है। ओके, और बजट भी आने वाला है, तो लोग अब एंटिसिपेट करेंगे कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाएं और उसका एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों तक मार्केट में रैली भी होगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि कौन से स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। कोल इंडिया, क्या ये फ्यूचर का बिजनेस है? एनटीपीसी, क्या ये फ्यूचर का बिजनेस है? हिंडाल्को, क्या ये फ्यूचर का बिजनेस है? तो इसलिए जो हमारी ग्रोथ स्टोरीज हैं, जब तक उनमें रिवाइवल नहीं देखने को मिलेगा, ये सब सस्टेन नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। एक महीना मान लीजिए ऊपर चल गया बजट तक, लोगों ने बहुत सारी पोजीशंस बना ली, तो फिर धड़ाम से क्रैश हो गया, तो क्या होगा? किसका फ़ायदा होगा? तो ये सब जो मूव होती हैं, ये ट्रेडर के लिए अच्छी होती हैं। बाकी आज का डेटा में वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है जो पिछले 2 हफ्ते से देखने को मिल रही है। ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस, फ्यूचर्स मार्केट में बेरिश पोजीशंस। फ्यूचर्स मार्केट में कौन बनाता है? इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, एचएनआईज। ऑप्शंस मार्केट में रिटेल। तो ऑप्शंस मार्केट में पुट कॉल रेशियो दोबारा बढ़ गया, 1.45 हो गया। और फ्यूचर्स मार्केट में क्या हो रहा है? इतनी तेजी बट नो ओआई एडिशन, कोई बुलिश पोजीशंस नहीं बनी, हल्की फुल्की पोजीशंस कटी हैं। तो वही ट्रेंड फ्यूचर्स मार्केट में देखने को मिल रहा है कि बार बार जब मार्केट ऊपर जाता है तो या तो ओआई ऐड नहीं होता है या कट होता है, मार्केट नीचे जाता है ओआई बढ़ता है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं। एफआईआईज का डेटा लगातार सेल का आ रहा है, कल भी उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की। और आज भी मार्केट की जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, जो लेटर पार्ट ऑफ द डे में एक हमें सेल ऑफ भी देखने को मिला, तो वही चीज़ मुझे लगता है आज भी देखने को मिलेगी कि डीआईआईज बाय करेंगे, एफआईआईज सेल करेंगे। तो इसलिए ये एक नया खेल मुझे लगता है कुछ दिनों तक चलेगा, और ये सब स्पेकुलेटिव मूव्स एक तरीके से हैं जो कि मार्केट को हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर ले जाए।